चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है, कैसे इसे एनालाइज करते हैं, वो सारी बातों की बात करेंगे आज हम। ठीक है, तो देखो नॉर्मली क्या होता है कि फंडामेंटल एनालिसिस दो तरीके से यूज़ होता है। पहला इसका शॉर्ट टर्म में यूज़ है, जैसे न्यूज़ आ जाना, कंपनी का रिजल्ट आ जाना, जिसका शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट पर। और दूसरा इसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, जो बैलेंस शीट के थ्रू हम देखते हैं। बैलेंस शीट पे क्या होता है, कंपनी का प्रॉफिट रिफ्लेक्ट होता है और फिर शेयर ऊपर जाता है या नीचे जाता है। अब ये जो फंडामेंटल है ना, ये मैंने इस तरह से डेवलप किया है कि आपको ना ट्रेडिंग में हेल्प कर पाए। जब आप ट्रेडिंग करते हो तो फंडामेंटल किस तरह से आपको हेल्प करेगा, आज हम वो उसकी भी बात करने वाले हैं। तो फंडामेंटल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले ग्लोबल रिसर्च, दूसरा इवेंट्स, तीसरा सेक्टर एनालिसिस, चौथा कंपनी एनालिसिस, पांचवा डेटा एनालिसिस। इन पांचों के बारे में हम इस फंडामेंटल में पढ़ने वाले हैं। अब ये एक एक करके समझेंगे हम कि फंडामेंटल किस तरह से मार्केट को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, पर इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ फंडामेंटल क्या होता है। देखो, कई लोग वैल्यूएशन एनालिसिस को फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। ये क्यों ज़रूरी होता है वो समझ लो। मान लेते हैं कि मार्केट में आप एक शर्ट खरीदने के लिए जाते हैं। ठीक है, अब शर्ट खरीदने के लिए जब आप जाएंगे तो क्या चीज़ देखेंगे? सबसे पहले तो उसका प्राइस टैग देखेंगे, फिर फैशन देखेंगे, कलर देखेंगे, कंपनी देखेंगे, फैब्रिक देखेंगे, और फिर आप डिसाइड करेंगे कि ये शर्ट महंगी है या सस्ती है। सपोज करो कि अगर आपने एक शर्ट का प्राइस टैग देखा और उसका प्राइस टैग है 10,000 रुपये का, एंड आपने उसको वैल्यू किया, आपने देखा यार फैब्रिक तो उतना अच्छा है नहीं, कंपनी का जो ब्रांड है वो भी उतना अच्छा नहीं है, तो आपने उसकी वैल्यूएशन की यार 4 से 5,000 रुपये की शर्ट होनी चाहिए। तो क्या 10,000 रुपये की शर्ट आप खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे ना। अब आपने ये डिसीजन कैसे लिया कि 10,000 की जो शर्ट है ये महंगी है, इसकी वर्थ सिर्फ 4,000 होनी चाहिए? क्वालिटी चेक करके ना। और क्वालिटी चेक करने के बाद आपको ये पता चला कि आप खरीदेंगे या नहीं। ठीक उसी तरह से शेयर्स की भी तो क्वालिटी चेक की जाती है। अब जिन पैरामीटर्स पे की जाती है उन्हीं को हम वैल्यूएशन कहते हैं। अब यही वैल्यूएशन हम फंडामेंटल में करते हैं और डिसाइड करते हैं कि कोई भी शेयर महंगा है या सस्ता है। तो अगर कोई भी शेयर महंगा है तो आपको कैसे पता चलेगा? वैल्यूएशन करने से। अब वैल्यूएशन की जाती है फंडामेंटल के सभी पैरामीटर से, जिसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। तो फंडामेंटल के बहुत सारे पैरामीटर से हमें क्या पता चलता है? इंट्रिंसिक वैल्यू। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, इसे एक एग्जांपल से समझिए। मान लेते हैं एक शेयर की रियल वैल्यू होनी चाहिए 100 रुपये और वो मार्केट में अवेलेबल है 20 रुपये का, तो कितने डिस्काउंट पे अवेलेबल है? 80 रुपीज़। अब यही 80 रुपीज़ क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू है। अब मार्केट में 100 रुपये की चीज़ 100 रुपये की बिकेगी ना। हो सकता है कि आज किसी कारणवश ये 20 रुपये की मिल रही है, पर ये 20 रुपये की है नहीं, इसकी वैल्यू कितनी है? तो ये बिकेगी कितने की? तो ये जो 80 रुपये का डिस्काउंट आज आपको मिल रहा है ना, इसी को हम इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। और इसी को निकालने का काम क्या करता है? फंडामेंटल एनालिसिस करता है। तो जब आपको पता चल जाता है कि फंडामेंटल आपको सस्ता खरीदना सिखा रहा है और महंगे को बेचना सिखा रहा है, तो आपसे गलतियां नहीं होंगी। अब एक और चीज़, आपने अक्सर देखा होगा कि आप कई बार ना ट्रैप हो जाते हैं बुरे शेयर्स में। जैसे आपने कोई न्यूज़ देखी और न्यूज़ देखी आपने, आपको पता चला यार ये न्यूज़ चैनल वाले तो बहुत बड़ा टारगेट दे रहे हैं, तो आपने उस शेयर को खरीद लिया। तो खरीदने पर क्या होता है? वो शेयर का प्राइस नीचे जाता है और आपकी रातों की नींद उड़ जाती है। ऐसा होता नहीं होता? तो क्या होता है कि जब कभी आप किसी शेयर को महंगा खरीद लेते हो तो वो शेयर आपकी रातों की नींद उड़ा देता है। ऐसे ही होता है ना। अब सोचो कि अगर आपको ये समझ में आए कि भाई वो शेयर खरीदना ही नहीं है, आपको महंगा है, तो क्या आपकी रातों की नींद खराब होगी? अब इसका दूसरा एग्जांपल समझते हैं। 100 रुपये की चीज़ को आपने 10 रुपये का खरीद लिया और न्यूज़ चैनल वाले बोल रहे हैं कि ये तो 2 रुपये आएगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत है क्या? क्योंकि आपको तो पता है 100 रुपये की चीज़ 10 रुपये की खरीदी है आपने, तो आप घबराओगे थोड़ी। आ रही बात समझ में? परफेक्ट। इसी तरह से फंडामेंटल काम करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो फंडामेंटल किस पे काम करता है? इंट्रिंसिक वैल्यू पे काम करता है, जो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। अब हमारा सबसे पहला आज का टॉपिक है ग्लोबल रिसर्च। अब देखो, सिंपल सी एक चीज़ समझो। आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है? कितने लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है? पढ़ी है सबने? अब देखो, बेसिकली अभी तक हिस्ट्री जो तुमने पढ़ी है ना, वो थोड़ी सी बोरिंग है, पर आज मैं तुम्हें इतिहास पढ़ाऊंगा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊंगा, मज़ा आएगा तुम्हें। ठीक है, हम पढ़ इकोनॉमिक्स रहे हैं टेक्निकली, पर इतिहास पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे कनेक्शन तब बनेगा जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो देखो,
आज दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन सी है? अमेरिका। अब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका क्यों है? अब सवाल ये उठता है। तो इसका रीज़न ना हमें इतिहास में मिलता है कि कहाँ से अमेरिका में वो टर्न अराउंड हुआ जहाँ से अमेरिका दुनिया की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई। तो ये बात उन दिनों की है जब 1945 का समय था, इनफैक्ट प्रिसाइजली 1944। देखो, दुनिया में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा गया ना, तो बहुत सारी कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उससे, और नुकसान इतना हुआ कि दुनिया में ना ग्रोथ की इतनी ज़रूरत पड़ गई कि अगर वो ग्रोथ नहीं होती तो दुनिया ख़त्म हो जाती, सिविल वॉर हो जाते, दुनिया एक दूसरे को ही मार देती। अब 1944 में ना 44 कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव आए, डेलीगेशंस आई, और उन्होंने इस बात में ना एक मीटिंग की कि अब दुनिया को ना हम विकास के रास्ते पर लेकर जाएंगे, ये लड़ाई झगड़े से किसी का भला नहीं हो। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट उस समय भी हुआ करते थे, आज भी हुआ करते हैं। उस समय हुआ करते थे गोल्ड के बदले में, बार्टर सिस्टम भी चला करता था। बट आज के टाइम पे क्या होता है, हमारे पास एक स्टैंडर्ड करेंसी है जिसको हम बोलते हैं डॉलर, और इसको एक्सचेंज ऑफ करेंसी के रूप में हम यूज़ करते हैं, ऐसे ही होता है। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई ये समझ लो। तो 1944 में, जैसा मैंने बोला, दुनिया के जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज थी उनकी डेलीगेशन आई और एक जगह इकट्ठे हुई, और उन्होंने इस बात पे विचार किया कि देखो, अगर हमें लड़ाई झगड़े से आगे निकलना है, देश का विकास करना है, डेवलपमेंट हो हर कंट्री में, तो हमें ना एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। एक ऐसा मॉनेटरी सिस्टम अपनाना पड़ेगा जो कि एक करेंसी को एक्सेप्ट करे और दुनिया में उस करेंसी का प्रचलन चले और सबके लिए व्यापार करना आसान हो जाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसान हो जाए। तो इस मीटिंग में ना एक बात पे अग्रीमेंट हुआ, इन सभी नेशंस ने अग्रीमेंट किया कि यूएसए एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज़्यादा कम हानि हुई है, यानी उसकी हालत सबसे बेहतर थी। तो सभी कंट्रीज ने ना ये एक्सेप्टेंस दिया कि हम यूएस डॉलर को एक्सचेंज ऑफ करेंसी के रूप में अपनाएंगे। पर एक बात बताओ, यूएसए अपना डॉलर दुनिया की कंट्रीज को क्यों देगा भाई? बदले में कुछ तो लेगा। तो बदले में क्या लिया उसने? गोल्ड लिया, और इसी सिस्टम को नाम दिया गया वो ब्रेटन वुड्स सिस्टम। क्या था? ब्रेटन वुड्स सिस्टम। तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम क्या था? जहां पर ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम था जहां पे अमेरिका ना 1 आउंस गोल्ड लेती थी, 1 आउंस गोल्ड लेती थी, और 1 आउंस गोल्ड कितना होता है? 28.35 ग्राम्स। ये इतना ग्राम में 1 आउंस होता है। तो अमेरिका 1 जो आउंस गोल्ड लेती थी ना, इसके बदले में $35 एक्सचेंज करती थी। यानी आपने इतना गोल्ड अमेरिका को देना है और बदले में अमेरिका आपको क्या देगा? इस सिस्टम को क्या नाम दिया गया? अब इस सिस्टम के तहत अमेरिका ने एक वादा किया था कि दुनिया में जब भी किसी कंट्री को अपना गोल्ड वापस चाहिए होगा तो हमारे डॉलर हमें दे देंगे, हम बदले में उसे गोल्ड दे देंगे। तो इसका मतलब है गोल्ड बैक गारंटी थी ना एक तरह से, तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए अपना गोल्ड वापस देने में। अब यही सिस्टम चला आ रहा था अमेरिका में। आज करते करते आज अमेरिका के पास ना अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, उसमें 150 टन ऊपर नीचे हो सकता है, 8000 टन्स ऑफ गोल्ड अमेरिका के पास है आज के समय। मैंने अब 8000 लिख दिया, चेंज नहीं करूँगा। अब इतना गोल्ड किसी के पास हो तो वो तो वैसे ही महान है। इंडिया की बात कर लें थोड़ा सा। अब इंडिया के पास कितना गोल्ड है आपको समझ में आएगा क्यों 10 गुना ज़्यादा बड़ी इकॉनमी है हमारे पास। क्योंकि हमारे पास तकरीबन अप्रॉक्स 900 टन ही गोल्ड है। अब आप सोचो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? यही अंतर है। अमेरिका हमसे 10 गुना ज़्यादा क्यों महान है? महान इन द सेंस क्यों? ज़्यादा डेवलप है। अब देश का जो केंद्रीय बैंक होता है जिसे सेंट्रल बैंक कहा जाता है, अब भाई सेंट्रल बैंक के पास ही तो है ये गोल्ड, उनके भी और हमारे भी, तो उनका सेंट्रल बैंक हमसे 10 गुना ज़्यादा रिच है। सिंपल। तो अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी कैसे बना? इस वजह से। अभी वो बात नहीं सर, ये तो इतिहास की बात है। आ रहा है समझ में? अब ये सिस्टम चल रहा था, कौन सा? ब्रेटन वुड्स सिस्टम। और दुनिया में, अच्छा एक सेकेंड, एक चीज़ और बताना भूल गया। दुनिया में जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में कौन सी है? वर्ल्ड बैंक सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। दूसरे नंबर पे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और तीसरी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन 1945 में स्टैब्लिश हुई थी। और कहाँ पे? अमेरिका में। क्यों अमेरिका में ही है सब? क्योंकि उस वक्त अमेरिका लीस्ट इम्पैक्टेड कंट्री था, इसीलिए उसके डॉलर को एक्सेप्टेंस मिला और
और सिंपल है ना। तो अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री कैसे बनी, स्ट्रॉन्ग कैसे बनी इकोनॉमी, उसके पीछे की स्टोरी है। अब आगे चलते हैं। अब अमेरिका में ना सब कुछ अच्छा हो रहा था, पर अमेरिका ने एक वादा किया था कि जितना गोल्ड वो रिसीव करेंगे ना उतने ही नोट प्रिंट करेंगे, यानी डॉलर प्रिंट करेंगे और डॉलर प्रिंट करके देंगे। बट अमेरिका को अंकल सैम बोला जाता है, आप सब जानते हैं, है ना। यूट्यूब अमेरिका का ही है भाई, पता नहीं अब ये बात मैं बोल रहा हूँ मेरी वीडियो ना बैन कर दे। तो अमेरिका जो था उसको अंकल सैम बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या है, चीटर है। तो अमेरिका ने बोला तो ये था कि भाई उतने नोट हम प्रिंट करेंगे, इनफैक्ट डॉलर प्रिंट करेंगे जितने का हम गोल्ड रिसीव करेंगे। बट अमेरिका कुछ और ही कर रहा था भाई। अमेरिका क्या कर रहा था, डॉलर प्रिंट कर रहा था अपनी मनमर्जी से। अब ये बात दूसरे देशों को पता चल गई। अब दूसरे देशों ने बोला भाई अमेरिका को ना हम ऑडिट करेंगे, पता तो चले कि ये इतने ज़्यादा नोट क्यों प्रिंट कर रहा है, मतलब वादा खिलाफी कर रहा है ये। अब 1970 की बात है ये। आपने डॉलर क्राइसिस के बारे में कभी पढ़ा होगा हिस्ट्री में, जिसमें ओवरनाइट डॉलर की वैल्यू ज़ीरो हो गई थी। वो कैसे ज़ीरो हुई थी इसे समझो। अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे रिचर्ड निक्सन, 1970 की बात है ये। वहाँ पर फ्रांस ने अमेरिका को बोला कि भाई हम आपकी प्रेस को ऑडिट करना चाहते हैं जहाँ पे आप डॉलर प्रिंट करते हो। तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, उनको ये बात पता थी कि भाई हम तो चोरी कर ही रहे हैं और हमारी चोरी पकड़ी जाएगी, तो अब चोरी ना पकड़ी जाए इसलिए क्या करो, इस ब्रेटन वुड्स सिस्टम को ना अबॉलिश कर दो, ख़त्म कर दो। इससे होगा क्या, ऑडिट होगी नहीं। तो रिचर्ड निक्सन ने टीवी पे आके बोला कि भाई आज से हम इस सिस्टम को ख़त्म करते हैं। अब एक बात बताओ, हर कंट्री के पास इतने सारे जो डॉलर थे, क्या करोगे उसका, आपको गोल्ड तो मिलना नहीं है, ज़ीरो हो गए। तो आपको क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, आपको लग रहा है अमेरिका को ख़त्म कर दो। अब थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो नहीं था, पर इस सिचुएशन के बाद तो लग रहा है यार हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। तो ऐसी सिचुएशन तो नहीं बनी फॉर श्योर। बट फिर भी जितनी कंट्रीज थी वो परेशान हो गई। परेशान इसलिए हो गई क्योंकि अब उनके डॉलर की कीमत ज़ीरो हो चुकी है, और इसी को डॉलर क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। देखो इससे पहले ना इसकी जो रिजर्व करेंसी थी ना IMF की, वो हुआ करती थी डॉलर, और जब डॉलर की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो इसके चलते IMF की रिजर्व करेंसी कौन सी होती है अब, गोल्ड। क्यों होती है, क्योंकि कोई भी करेंसी ज़ीरो हो सकती है, ये IMF को तब पता चल गया था। पर अगर इतने सारे सर्कुलेशन ऑफ डॉलर्स ज़ीरो हो जाते तो क्या होता, दुनिया फिर से विनाश के रास्ते पे चली जाती। तो अब हुआ ये कि इस डॉलर को रिवाइव किया गया। रिवाइव कैसे किया गया, रिचर्ड निक्सन गए ओपेक कंट्रीज़, वहाँ पे उन्होंने ओपेक कंट्रीज़ के प्रिंस से बात की और बोला कि भाई तुम जो क्रूड ऑयल देते हो दुनिया को, इसके बदले में गोल्ड लेते हो, अब तुम गोल्ड नहीं लोगे, अब तुम क्या करोगे, अब तुम डॉलर लोगे। उन्होंने बोला इसे करने से हमारा क्या फ़ायदा, तो उन्होंने बोला हम तुमको प्रोटेक्शन देंगे, आर्मी देंगे तुमको अपनी। अब ये तो वही वाली बात हुई, पुलिस कमिश्नर तुम्हारे पास दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और तुम बोलते हो यार मेरे को दोस्ती नहीं करनी तेरे से, ऐसा तो होता ही नहीं। तो वो कैसे मना कर देते, तो उन्होंने बोला ठीक है जी ओके। तो अब उन लोगों ने क्या किया, एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया डॉलर्स को। एंड डॉलर को एक्सेप्ट करने के बाद क्या हुआ ये कि एक नए डॉलर का जन्म हुआ जिसको बोला जाता है पेट्रो डॉलर। तो पेट्रो डॉलर क्या था, जहां पे पेट्रोल के अगेंस्ट में डॉलर को एक्सचेंज किया जा रहा था, इसी को पेट्रो डॉलर बोलते हैं। अब और 15 साल निकल गए और अमेरिका की अच्छी कंट्री थी। बट अब क्या हुआ, अब तुमने खाड़ी युद्ध सुना है, तो खाड़ी का युद्ध हुआ जहां पे इजराइल ने अटैक कर दिया। अब अमेरिका को इन्होंने बोला कि भैया हमें बचाओ, तुमने तो ये बोला था हमें बचाओगे अटैक से। तो अमेरिका ने बोला तुम कौन, धोखा दे दिया। अब धोखा दे दिया तो उनको समझ में आ गया यार ये अमेरिका तो बड़ा शातिर है। अब यहाँ से ना दो डिक्टेटर का जन्म हुआ, एक का नाम था जनरल कर्नल गद्दाफी और दूसरे ये लीबिया का तानाशाह था, और दूसरा था अपना सद्दाम हुसैन। अब सद्दाम हुसैन ने एक काम शुरू कर दिया था कि वो अमेरिका के डॉलर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, अपनी करेंसी को प्रमोट कर रहा था, और हर कंट्री को ये करना चाहिए। अब देखो यार तुमसे जो वादा किया है अगर वो वादा ना निभाया जाए तो तुम उसकी बात क्यों मानोगे भाई, अमेरिका भी तो यही कर रहा था। फिर गद्दाफी ने भी ऐसा ही किया, तो अमेरिका ने इन दोनों के साथ क्या किया, मरवा दिया दोनों को, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि उसकी करेंसी को कोई भी डोमिनेट करे अपने हिसाब से। और दुनिया में डोमिनेंस करेंसी कौन सी है, US डॉलर। तो अमेरिका कभी नहीं चाहता कि उसकी करेंसी के साथ कोई छेड़छाड़ करे। मेरी बात समझ में आ रही है। अब समय आ गया था 2008 का, ये दोनों मर चुके हैं, ये डिक्टेटर दोनों मर चुके हैं। अब समय आ गया
8 से 18 का, अब 2018 का समय आ गया। कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है, और यहां भी इतिहास ने अपने आप को दोहराया। चाइना, 2018 की बात हम कर रहे हैं। चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। अब ये जो चाइना थी ना, इसको एक बात समझ में आई कि यार दुनिया में सबसे ज्यादा क्रूड इंपोर्ट तो हम करते हैं और बदले में देते डॉलर। अब इस डॉलर के बदले में अगर कोई ऐसी कंट्री मुझसे युआन खरीद ले तो मेरी करेंसी तो स्ट्रांग हो जाएगी। समझ पा रहे हो? ये जो चाइना है, चाइना ने क्या किया? चाइना ने रशिया को टारगेट किया, क्योंकि दुश्मन दुश्मन दोस्त होते हैं। अब रशिया को बोला देखो यार, तुम तो दुनिया के बहुत बड़े एक्सपोर्टर हो क्रूड के, तुम मुझे क्रूड दो तो तुम्हें मार्केट में बायर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर एक चीज है, बायर तो तुम्हें मिल जाएगा, बदले में तुम्हें युआन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो रशिया ने बोला भाई कल को तुम्हारा युआन डिफॉल्ट हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? तो उन्होंने बोला हम गोल्ड बैक गारंटी देते हैं, तुम सेफ्टी देते हैं। तो रशिया ने बोला ओके मामला, ठीक है करते हैं। अब रशिया ने क्या किया? चाइना को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, यानी चाइना इंपोर्ट कर रहा है रशिया से और बदले में क्या पेमेंट दे रहा है? अब एक बात बताओ, इतने सारे युआन की पेमेंट अगर होगी तो डॉलर की पेमेंट कम हो जाएगी, तो डॉलर का प्रचलन यानी सर्कुलेशन जब कम होगा तो डॉलर की डिमांड कम होगी, यानी डॉलर कमजोर हो जाएगा। सिंपल सा रीजन है। तो चाइना ने क्या किया? डॉलर को कमजोर करने का प्रयास किया ना। तो अमेरिका में जो 2 प्रयास पहले हो चुके थे गद्दाफी और सद्दाम हुसैन के द्वारा, जब उनका हाल जो हुआ, अब वो अमेरिका चाइना का हाल तो नहीं कर सकता था, क्योंकि चाइना तो दुनिया की सबसे बड़ी सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अब अमेरिका ने बदला कैसे लिया पता है? तो अमेरिका ने क्या किया? चाइना पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। और कितने की? 600 बिलियन की, 600 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। 600 बिलियन डॉलर पता ना कितना होता है? एक इकोनॉमी हिल जाती है। अब अमेरिका क्या डायरेक्ट अटैक कर सकता था चाइना को? नहीं, नहीं कर सकता था। यह तरीका क्या आपको ठीक लगता है अपना गुस्सा जाहिर करने का? देखो यार, अगर लड़ाई ना टक्कर की होती है ना दोनों कंट्रीज की, तो बदले में दूसरी कंट्री भी रिटॉर्ट करती है। तो चाइना ने किया ना, चाइना ने क्या किया? अमेरिका पर बदले में 600 बिलियन की ड्यूटी उन्होंने भी लगा दी। अब जब अमेरिका ने भी लगा दी, चाइना ने भी लगा दी, तो दुनिया में फिर ट्रेड वॉर शुरू हो गया, और इसकी वजह से दुनिया के मार्केट 10% तक धराशायी हो गए थे। अब चाइना को इससे बहुत बड़ा लॉस हुआ। आपको पता है चाइना तो पूरा का पूरा भाई एक्सपोर्ट पे ही जिंदा है। तो अब अमेरिका ने जो किया, चाइना को बहुत ज्यादा दिक्कत में डाल दिया। अब चाइना ना बदले की भावना से वेट करता रहा 2 साल तक, और अब उसे वो मौका मिल गया जो चाइना करना चाहता था। तो देखो, मैंने पढ़ा है, कंफर्मेशन नहीं दे सकता मैं, तुमने भी पढ़ा होगा, देखा होगा कि जो कोविड का वायरस है ये चाइना ने प्रोड्यूस किया है, ऐसा बोला जाता है। आई डोंट नो कितना सच कितना झूठ। अब चाइना ने जब ये प्रोड्यूस किया ना, तो उसका एक मोटो था कि हम इसकी एंटीडोट बना लेंगे, और दुनिया में जब ये वायरस स्प्रेड करेगा तो हम सबको बेच देंगे, तो दुनिया पर राज हमारा होगा। जो ये नुकसान हुआ है इसकी भरपाई चाइना ने इस तरह से करने का प्लान किया। अब ये हाइपोथेटिकली मैं बता रहा हूँ, कंफर्मेशन नहीं है, और मैं मान लेता हूँ ये सच है। अब अगर ये सच था तो चाइना ने इसका और भुगतान किया, क्योंकि कहते हैं ना भगवान के घर में देर है देर नहीं है। किसी का अगर कोई बुरा करेगा तो उसका खुद बुरा होता है। आपने देखा चाइना के साथ ऐसा एग्जाम्पल। अब ये दुनिया में पिछले 70 साल में ये चेंज आया है, बड़ी बड़ी घटनाएं मैंने आपको बताई। अब कंक्लूजन निकालते हैं इससे। कंक्लूजन एक है कि अमेरिका कभी नहीं चाहता कि उसकी करेंसी को कोई चैलेंज करे, डिग्रेड करे। और दूसरा, तेल का एक बहुत बड़ा खेल है। अगर दुनिया में ये तेल का खेल कोई समझ लेगा ना, तो वो अच्छा एनालिस्ट तभी बन पाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें तेल से शुरू होती हैं या डॉलर पे ख़त्म होती हैं। डॉलर और तेल ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं इकोनॉमिक्स के एस्पेक्ट से कि इन दोनों को आपने बहुत बेहतर तरीके से रिसर्च करना है। अब तीसरा जो कंक्लूजन यहाँ पे निकलता है वो ये कि दुनिया में ना, आपने देखा अमेरिका ने किस तरह से दुनिया को डोमिनेट किया, दुनिया पे किस तरह से उसने राज किया। आपने देखा कि किसी भी एक कंट्री में अगर कुछ भी चीज़ होती है तो दूसरी कंट्री को भी इम्पैक्ट करते हैं। अब जैसे इसे मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ, तो चाइना में जो कोविड आया वो चाइना में आया, पर दुनिया की किस कंट्री तक वो नहीं पहुँचा? तो जवाब है हर कंट्री तक तो पहुँचा। तो अगर किसी भी कंट्री में कुछ भी अच्छा या बुरा होता है तो आप देखते हो कि दुनिया में उसका असर देखा जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक मंत्रा दे रहा हूँ। वो मंत्रा ये है कि दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, मान लेते हैं अभी दुनिया में 197 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अब ये 197 कंट्रीज़ के नाम आप लोग जानते हैं?
आप क्या दुनिया में कोई नहीं जानता है, शायद कोई जानता भी होगा। तो अब समझने वाली बात यह है कि इन 197 कंट्रीज में सारी इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए। हमारे लिए वो 20 कंट्री इंपॉर्टेंट हैं जिन्होंने दुनिया में बढ़िया तरह से कंट्रीब्यूशन दिया है अच्छी अच्छी चीज़ों में। वो जॉब्स हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकती है, कोई और चीज़ हो सकती है। तो सभी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने कोई अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं किया, इसीलिए हमारे लिए केवल और केवल ये 20 इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए ये जो 20 इकोनॉमीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं, ये क्या है? दुनिया का एक परिवार है, फैमिली है। और फैमिली में अगर एक सदस्य खुश होता है तो बाकी सदस्य भी खुश हो जाते हैं, एक सदस्य परेशान होता है तो बाकी भी परेशान हो जाते हैं। तो ये मंत्रा क्या है कि दुनिया में अगर किसी भी कंट्री में एक चेंज आएगा तो उसका चेंज आपकी कंट्री में भी आएगा, सबकी कंट्री में आएगा। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? आप देखते हो कि अमेरिका में बम फूट गया, इंडियन मार्केट क्यों गिरे? भाई बम तो वहाँ फूटा है क्योंकि दुनिया ना एक सेंटीमेंट से चलती है, क्योंकि दुनिया एक परिवार है। आज के समय में तुम्हें क्या लगता है कि सोसाइटी की हमें ज़रूरत क्यों होती है? सोसाइटी की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हम लोग सोल सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। हमें सोसाइटी की ज़रूरत है क्योंकि सोसाइटी में कोई खाना बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई घर बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, और इंसान को जिंदा रहने के लिए इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है जो इंसान अकेला रहकर नहीं कर सकता। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जिस तरह से इंसान को जिंदा रहने के लिए सोसाइटी की ज़रूरत है, इसी तरह से दुनिया की कंट्रीज़ को एक दूसरे की ज़रूरत किस चीज़ के लिए? ग्रो करने के लिए। क्योंकि हमारी कंट्री में मान लो पेट्रोल नहीं होता है, या होता उतना है जितना ज़रूरत के लिए बहुत कम है। हमारी ज़रूरत का हम 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ 15% प्रोड्यूस करते हैं। पर अगर ये 85% की सप्लाई हमारी कंट्री में ना हो तो क्या होगा? सिविल वॉर हो जाएगी। अब सिमिलरली हमें पेट्रोल के लिए दूसरी कंट्रीज़ पर निर्भर रहना पड़ता है, तो दूसरी कंट्रीज़ को खाने के लिए हम पे निर्भर रहना पड़ेगा। तो दुनिया एक परिवार ही तो हुई, एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, इसलिए हम डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पर। तो इस दुनिया में किसी भी कंट्री में जिसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है या उनकी डिपेंडेंसी हम पर है, तो ऐसी कंट्रीज में कुछ भी अच्छा या बुरा हुआ, इसका इंपैक्ट दुनिया की हर एक कंट्री पर पड़ने वाला है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो दुनिया क्या है? एक परिवार है। मान लेते हैं हम ना एक सोसाइटी में रहते हैं, बहुत सेफ एंड सिक्योर सोसाइटी है, ठीक है, और उस सोसाइटी में ना एक घर में हो जाती है चोरी। तो मुझे एक बात बताओ, चोरी होने के बाद बाकी की सोसाइटी में डर का क्या माहौल होगा? डर लगेगा ना? चोरी तो एक घर में हुई है, पर डर दूसरे घरों में क्यों है? इसे कहते हैं सेंटिमेंट ट्रैवल करना। तो सेंटिमेंट कैसे ट्रैवल कर रहे हैं? अब यही सेंटिमेंट ट्रैवल करते हैं जब कुछ बुरा होता है और अच्छा भी। अब मैं केस स्टडी से आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली जो केस स्टडी है ये हम ले रहे हैं 2008 की। 2008 में दुनिया में रिसेशन आया था, आप लोग जानते हैं, और उसका नाम था सब प्राइम क्राइसिस। ये अमेरिका में हिट किया था। क्या था इसे समझ लो। सब प्राइम बोला जाता है एक ऐसी कैटेगरी जहां पर अंडर एलिजिबिलिटी से लोन लिए जाते हैं, उनमें डिफॉल्ट का खतरा होता है। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं एक इंसान है ए, ठीक है, इसकी इनकम है 1 लाख रुपए पर मंथ। अब ये 1 लाख रुपए महीना कमाता है और इस 1 लाख रुपए महीने में इसका खर्चा भी बहुत सारा है। मान लो 80,000 रुपए का खर्चा है, इसका 20,000 रुपए की सेविंग है। तो टेक्निकली ये डिफॉल्ट नहीं करेगा अगर ये 20,000 रुपए की ईएमआई का कोई भी लोन ले लेगा, क्योंकि वो कंफर्टेबली दे पाएगा। पर अगर ये 2 लाख रुपए महीने की ईएमआई का लोन ले ले तो क्या ये सक्सेसफुल होगा? डिफॉल्ट करेगा ना? तो डिफॉल्ट करेगा ये। अब इसी को हम क्या बोलते हैं? सब प्राइम लोन्स, जिनमें डिफॉल्ट का खतरा होता है। तो अमेरिका में ऐसा क्या हुआ कि सब प्राइम लोन दिए जा रहे थे और बैंक को ये पता था कि डिफॉल्ट हो जाएंगे, तब भी वो लोन दिए जा रहे थे। तो इसके पीछे कारण है हाउसिंग प्राइजेस का शूट होना। 2008 में ना अमेरिका में जो घर की बिक्री थी ना वो चरम सीमा पर थी, और जब घर बिकते थे ना तो उनकी कीमतें भी बढ़ रही थी क्योंकि डिमांड आ रही थी। अब घर बिक्री इतनी रफ्तार से हो रही थी कि बैंक्स को ऐसा लग रहा था कि यार लोन दे दो। मान के चलो जो बैंक लोन होता है वैसे भी कोलेटरल होता है, अगर डिफॉल्ट हुआ भी तो बैंक क्या करेगा? ऑक्शन कर देगा घर को और अपना पैसा रिकवर कर लेगा, इसलिए लोन दिए जा रहे थे। बट अचानक से ऐसा हुआ कि अमेरिका में हाउसिंग बबल बस्ट हो गया। बबल क्या होता है? देखो इसकी डेफिनेशन मैं तुम्हें बताता हूँ, ये मैंने ही बनाई है। तो मैं बबल उस सिचुएशन को मानता हूं जहां पर एक लास्ट बायर एंट्री करता है, वो बबल है। समझ पा रहे हो? जहां पे लास्ट बायर आ गया उसके बाद तो कोई बायर ही नहीं आया ना, और जब सब सेलर आ गए तो मार्केट कहां जाएगी? नीचे। तो बबल बस्ट हो जाता है।
तो बबल एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर एक लास्ट बायर एंट्री कर रहा है। तो अमेरिका में भी ऐसा हो रहा था कि घर इतनी रफ्तार से बिक रहे थे और उनकी कीमतें शूट अप हो रही थी और दुनिया मोटिवेट हो रही थी कि घर खरीदे जाएं, और इसी चक्कर में बैंक जो था सब प्राइम लोन भी डिसबर्स कर रहा था, जिनके जो रिस्क थे वो बहुत ज़्यादा हाई थे। तो अब अमेरिका में क्या हो रहा था, अमेरिका में जैसे ही लोग अपना घर डिफॉल्ट कर रहे थे, डिफॉल्ट के बाद अमेरिका में क्या होता है, जो बैंक है वो ऑक्शन कर रहा है घर को, और जो ऑक्शन किए जा रहे हैं वो बहुत सारे घर आ गए एकदम से। अब समझना टेक्निकली, अगर $1,00,000 का घर था, ऑक्शन और जब बैंक ने इस घर को ऑक्शन किया डिफॉल्ट करने पर, तो बैंक को $1,00,000 थोड़ी चाहिए, अपना पैसा रिकवर करना है। मान लेते हैं वो है $70,000, तो ये 1,00,000 के घर की कीमत 6 महीने बाद कितने की हो गई। अब इतने सारे ऑक्शन के लिए घर आ जाएंगे तो घर की कीमत 70,000 भी कहाँ रहेगी, फिर तो 50,000 आ जाएगी। अब $50,000 पे भी घर अवेलेबल थे। अब तुम्हें एक बात बताओ, तुम लोग प्राइम लोन होल्डर हो, अगर तुमने घर इंटेंशनली डिफॉल्ट कर दिया तो तुम्हें $30,000 का फायदा होगा। देखो, तुम अपनी EMI टाइम से भर रहे हो, पर अगर तुम इंटेंशनली डिफॉल्ट कर देते हो तो तुमने अभी 10 EMI भरी हैं, जिसमें तुमने $10,000 भर दिए मान लो, तो आज तुम्हें $90,000 तो तब भी देने हैं। अब तुम डिफॉल्ट कर दो और डिफॉल्ट करने के बाद यही घर तुम ऑक्शन में खरीद लो $50,000 का, तो तुम्हारा फायदा हो रहा है $40,000 का। तो अब तुम क्या कर रहे हो, इंटेंशनली डिफॉल्ट कर रहे हो। तो घर एकदम जब प्राइम लोन होल्डर के भी आएंगे तो क्या होगा, घरों की कीमत एकदम क्रैश हो जाएगी। और जब मैंने तुम्हें बताया था कि जब घर बिकता है ना, तो जो एसोसिएटेड सेक्टर्स होते हैं उनको भी बेनिफिट मिलता है, और जब घर नहीं बिकते हैं ना तो बहुत सारी इंडस्ट्री को काम ही नहीं मिलता है। तो इसीलिए वहाँ पर जब घर में बबल बस्ट हुआ और सारे के सारे घरों के प्राइस नीचे आ गए, तो बहुत सारे लोग बर्बाद हुए, और स्पेशली वो बैंक बर्बाद हुआ जिसने बहुत सारे लोन दे रखे थे, जिसका नाम था लीमन ब्रदर बैंक। लीमन ब्रदर अमेरिका का एक टॉप मोस्ट बैंक था, जहां पर ये न्यूज़ जैसे आई कि ये बैंक करप्ट हो गया है, इसने इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन लगा दी है। ये न्यूज़ मार्केट में इस तरह से ट्रैवल करती है कि उस ट्रैवल करने के बाद, उस न्यूज़ की ट्रैवलिंग के बाद मार्केट हो जाता है क्रैश। अब मेरा यहाँ पर एक सवाल है कि ये परेशानी तो अमेरिका में थी, क्यों यूके के मार्केट, क्यों एशियन मार्केट लोअर सर्किट पे थे? क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हें बताया था कि दुनिया एक परिवार है, और इस परिवार के किसी भी सदस्य को कोई परेशानी होगी तो इसको भी परेशानी होगी। तो इसीलिए अमेरिका में परेशानी थी, बट ये परेशानी ट्रैवल करके इंडिया में भी आई, जिसकी वजह से अमेरिका के मार्केट की वजह से दुनिया के मार्केट में लोअर सर्किट लग रहा था। अब ये मैं समझाने का प्रयास इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें ये फंडा क्लियर हो जाए कि दुनिया एक परिवार होता है, और इस परिवार के किसी भी सदस्य के साथ अगर कुछ भी अच्छा या बुरा हुआ तो उसका इम्पैक्ट दूसरे कंट्रीज पर भी पड़ेगा। जैसा एग्जाम्पल में हमने देखा कि 2008 में ये परेशानी थी अमेरिका की, पर इस परेशानी ने ट्रैवल किया और दुनिया के हर एक कंट्री को इम्पैक्ट कर दिया। आ रही है मेरी बात समझ में? अब सवाल ये उठता है कि जब दुनिया की किसी भी कंट्री में कुछ भी अच्छा या बुरा होता है तो इसका इम्पैक्ट हम कैसे देखते हैं? अब देखो, बहुत सारी चीज़ें होती है, दुनिया की हर एक इकोनॉमी में एक जैसी तो होती है। आपको लगता है कि आपकी इकोनॉमी में ही चीज़ें ऐसी हो रही हैं? नहीं। देखो, अगर तुम ना इसे कोरिलेट करोगे ना, तो अगर तुम्हें याद हो कि 2008 में इंडिया में भी तो घरों की बिक्री बहुत रफ्तार से हो रही थी और प्राइस बहुत शूट कर रहे थे, तो अमेरिका में ही थोड़ी हो रहा था, इंडिया में भी ऐसे हो रहा था, क्योंकि हर कंट्री में एक जैसा ही व्यवहार होता है। ठीक है, अगर किसी कंट्री में ग्रोथ हो रही है ना तो उसका इम्पैक्ट हम पे भी पड़ेगा। और ऐसा पता है क्यों है? क्योंकि हम लोग ग्लोबल हो चुके हैं। अब यहाँ से इंडिया की दूसरी कहानी शुरू होती है, जब इंडिया के पास केवल 15 दिन का फॉरेन रिजर्व रह गया था, और ये 15 दिन का फॉरेन रिजर्व अगर ख़त्म हो जाता तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत प्रॉब्लम में आते और हमारे यहाँ पे सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो जाती। तो उस टाइम पर जो हमारी इकोनॉमी थी वो थोड़ी सी क्या हो गई थी, थोड़ी सी कमज़ोर हो गई थी। और इसी कमज़ोरी को ध्यान में रखते हुए हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, आई मीन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, लेट प्राइम मिनिस्टर ग्रेट नरसिम्हा राव जी, उन्होंने उनकी सरकार में उन्होंने अपने मंत्रियों को ये लिवरेज दी कि भाई अगर तुम्हारे पास कुछ अच्छा पॉलिसी है तो उसे लाओ और मैं उसे प्रमोट करूँगा। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो उस समय पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जिसे हम बोलते हैं LPG पॉलिसीज़, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इंडियन हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा रिफॉर्म था। अगर ये नहीं होता ना तो आज हम इतने डेवलप नहीं होते
और ये कांग्रेस के टाइम का एक ऐसा मैं बोलूँगा कि माइलस्टोन था जिसे मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ और तुम्हें भी करना चाहिए। देखो जैसे मैं बोलता हूँ ना कि मैं किसी सरकार के खिलाफ या फेवर में नहीं होता, मैं उसके काम के खिलाफ या फेवर में होता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने जो ये किया वो एक बहुत बड़ा काम था, बहुत ज़रूरी काम था, और अगर ये नहीं होता तो आज हमारे देश में इतना विकास नहीं होता। और ये मैं क्यों बोल पा रहा हूँ इसे मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल यानी लिबरलाइजेशन की। अब ये लिबरलाइजेशन क्या होता है ये समझ लो। देखो अगर हम उद्योगों को क्लासिफाइड करें ना तो 148 टाइप्स के उद्योग होते हैं हमारी कंट्री में। अब इन कंट्री जो हमारी कंट्री है इसमें इतने सारे व्यापार होते हैं, उद्योग होते हैं। तो अगर आपको कोई भी उद्योग 1991 से पहले करना होता था ना तो एक लाइसेंसिंग राज समझ तो इंस्पेक्टर राज, आपको बहुत सारी घूस खिलानी पड़ती थी, पैसे देने पड़ते थे, फिर आप कोई भी बिजनेस कर पाते थे। तो लिबरलाइजेशन में ये किया गया कि जितने भी ये उद्योग थे इनको रिड्यूस करके केवल 6 उद्योगों पे लाया गया जहां पर आज भी लाइसेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है। बिना लाइसेंसिंग के आप काम नहीं कर सकते हो, पर बाकियों में लाइसेंस लेने की आपको ज़रूरत नहीं होती है, या इतने आसान कर दिए हैं कि आपको एक दिन में लाइसेंस मिल जाता है। इसी को कहते हैं लिबरलाइजेशन। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आज आप पेट्रोल का काम करते हैं, केमिकल का काम करते हैं, मेडिसिन का काम करते हैं, आर्म्स का काम करते हैं, तो आज भी इनके लिए लाइसेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है। पर अगर आप एक दुकान खोलना चाहें अपनी तो लाइसेंस लेना थोड़ी पड़ता है। आप समझ पा रहे हो? तो व्यापार करने को बहुत आसान बना दिया है इस लिबरलाइजेशन ने, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोगों ने उद्योग खोले, उद्योग खोल के लोगों को नौकरियां मिली तो काम हुआ तो प्रोडक्शन हुआ तो एक्सपोर्ट भी हुआ, जिससे हमारे पास पैसा आया। तो ये सारे काम किसकी वजह से हुए, लिबरलाइजेशन की वजह से। अब जो लोग ना दिल्ली से हैं या बाहर से भी हैं तो चीज़ें तो एक जैसी रही होंगी। तो आपने देखा होगा कि आपके बचपने में ना लाइट बहुत जाती थी। अब वो लाइट इतनी जाती थी ना, एक तरह से तो वो अच्छा भी था। अब देखो यार, हम 4 बहन भाई हैं तो हमें तो ऐसा लगता है कि मतलब वो माहौल में आज भी याद करता हूँ तो मुझे लगता है, और तुम भी करते होगे, छत पे सोया करते थे। और हमारे यहाँ तो हमारे टेनेंट थे तो हम बहन भाइयों की तरह रहते थे। वो 20-25 बंदे थे, तो इतने सारे लोग इतनी बड़ी छत पे अगर वो मिले तो सोचो यार कितना अच्छा टाइम पास होता था, खेलने को मिलता था, बच्चों को क्या चाहिए। अब वो दिन तो मिस करते हैं हम। बट इसमें एक अच्छा एस्पेक्ट ये हुआ कि अब लाइट नहीं जाती है। लाइट इसलिए नहीं जाती है क्योंकि जो डेसू दिल्ली का विभाग हुआ करता था, जो कि सरकारी विभाग हुआ करता था, उसमें चोरी बहुत होती थी। आप देखते थे कि पहले ना तार डाल के लोग ना बिजली चोरी कर लेते थे। अब ये घटनाएं नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि अब जो प्राइवेटाइजेशन हुआ, जो BSES बन गया, अब ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। अब ये कंपनी तो पैसा कमाने के लिए आई है ना, तो पैसा कब कमाएगी ये, जब आपको सर्विसेज देगी। अब सर्विसेज किस तरह की, भैया 24 घंटे अगर बिजली मिलेगी तो आपको बिजली के रेट महंगे मिलेंगे, पर आपको सर्विस के नाम पर 24 घंटे बिजली मिलेगी। तो जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो इससे सर्विसेज इंप्रूव्ड हो गई। तो ये अच्छी बात मानी जाएगी ना। एक कंट्री में अगर सर्विसेज का स्टैंडर्ड लो है तो आप कैसे बोलेंगे उस कंट्री में विकास हो रहा है। तो विकास हुआ किसकी वजह से, प्राइवेटाइजेशन की वजह से। अब तीसरा जो है ना, G फॉर ग्लोबलाइजेशन, मुझे लगता है कि ये एक मील का पत्थर था और इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही था। देखो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है हमारी इकोनॉमी को दुनिया की इकोनॉमी के साथ जोड़ देना। आज आपकी कंट्री में ना गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां हैं जिसमें आपके बहन भाई, चाचा चाची, बहुत सारे रिश्तेदार ना नौकरियां करते होंगे और करोड़ों रुपए का पैकेज भी होगा उनका। एक इंडिया के IAS ऑफिसर की, कैबिनेट रैंक के IAS ऑफिसर की सैलरी होती है 3 लाख रुपए, और एक माइक्रोसॉफ्ट के एक मिडिल मैनेजमेंट के जो इंजीनियर है ना, उसकी सैलरी होती है 50 लाख रुपए। अंतर समझ में आ रहा है? एक बंदा रिटायर हो रहा है तो 3 लाख रुपए मिल रहे हैं, और एक बंदा सिर्फ 5 या 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ 50 लाख रुपए कमा रहा है। तो ये 50 लाख का पैकेज क्यों पॉसिबल हुआ? ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और एक दूसरे के साथ व्यापार करना शुरू किया। अब मुझे ऐसा लगता है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमको टेक्नोलॉजीज मिली, जॉब्स मिली। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। देखो हम जब बचपन में कपड़े पहनते थे तो ब्रांडेड नहीं पहनते थे, दर्जी के पास जाते थे और कपड़े बनवाते थे। मानते हो? आज के टाइम पे कौन कपड़े सिलवा रहा है यार? सब तो ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं। और ये ऐसा क्यों है? इसकी वजह से ही तो है ना, क्योंकि व्यापार करना आसान हो गया, एक दूसरे की इकोनॉमी इंटीग्रेट हो गई। तो आज के समय में जितना डेवलपमेंट आप देख रहे हो ना, उसके पीछे ये सबसे बड़ा रीजन है। और इसी रीजन की वजह से जो हमारी आज की इकोनॉमी है वो कैसी है? डेवलप्ड है। तो आज हम लोग डेवलप्ड इकोनॉमी क्यों बने? इस वजह से बने। तो ये जो इतिहास आपने देखा ना, उसमें जो चेंजेस आए हैं
ये चेंजेस समझाना मेरा उद्देश्य था, ताकि आप समझ पाएँ कि हमारी इकोनॉमी किस तरह से आगे बढ़ी है पिछले कुछ सालों में। आ रही मेरी बात समझ में? अब यहाँ पर कोरिलेट करके सारी चीज़ों को कंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि दुनिया एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। आज अमेरिका हम लोगों को 46 लाख लोगों को रोज़गार देता है। हमारे आईटी प्रोफेशनल्स को जो रोज़गार मिलता है वो कहाँ से मिलता है? देखो हमारे यहाँ पे इन्फोसिस, विप्रो, अपना टीसीएस और बहुत सारी जो आईटी कंपनीज़ हैं, ये आईटी कंपनीज़ भले ही इंडियन कंपनीज़ हैं, बट इनको जो काम मिल रहा है वो अब्रॉड से मिलता है। और अगर वो काम नहीं दे हमें तो क्या होगा? रोज़गार कम हो जाएंगे। तो ये जो रोज़गार देने का काम कर रहा है, कौन कर रहा है? अमेरिका। पर सोचो अमेरिका में स्लो डाउन आ गया तो उनकी कंपनियां क्या हम लोगों को काम देंगी? तो हमारी कंपनियां जब काम कम होने की वजह से एक तरह से ले ऑफ करेंगी तो उससे क्या होगा? उससे रोज़गार में कमी आएगी, और रोज़गार में कमी आने की वजह से हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं नीचे जाएगी। मानते हो ऐसा? तो हमारी इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमीज़ पर डिपेंडेंट है और दूसरी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी पर डिपेंडेंट है, ऐसा है ना? तो इसीलिए ग्लोबल रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। दुनिया की किसी भी कंट्री में अगर कहीं भी बम फूटा और वो कंट्री बड़ी है जिसके ऊपर आपकी डिपेंडेंसी है, तो आपकी कंट्री पर भी, आपकी इकोनॉमी पर भी उसका इम्पैक्ट आता है। तो आपको चौकन्ना रहना होता है जब ट्रेडिंग करनी होती है। आप देखते हो अचानक से मार्केट 200 पॉइंट नीचे चली जाती है, क्यों भाई? क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी में कोई चेंज आएगा तो उसका इम्पैक्ट तो आप पर भी पड़ेगा। इसीलिए दुनिया में जब भी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें चौकन्ना रहना है कि किसी ऐसी कंट्री में कोई बदलाव तो नहीं आ गया है जिसकी वजह से दुनिया के मार्केट गिरे हैं। आप कई बार अपने दोस्तों से आप पूछते होगे कि भैया आज मार्केट क्यों गिर गया, क्या तेरे को पता है? वो बोलता नहीं यार मेरे को नहीं पता, अभी टीवी देख के बताता हूँ। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप तो टेक्निकल चार्ट देख रहे हो ना, टेक्निकल चार्ट में थोड़ी ना ये चीज़ें आएंगी। तो ये चीज़ें कहाँ पर आएंगी? ये न्यूज़ में आएगा, है ना, टीवी में देखना पड़ेगा। तो जब भी आप ट्रेडिंग करते हो ना, टीवी पर एक सिस्टम आपका लगा होना चाहिए जहां पे न्यूज़ चल रही है, क्योंकि बम फटेगा ना तो टेक्निकल चार्ट में नहीं आएगा, वो न्यूज़ पे आएगा, और चार्ट में तब आएगा जब चीज़ें खत्म हो चुकी होंगी। अब ये बोलने की बात होती है, टेक्निकल चार्ट पे पहले आता है, ठीक है? आ भी जाता है, मैं मान लेता हूँ, अगर आ भी जाता है तब भी आपको टीवी लगा के रखना है, ठीक है? तो टीवी पर आपको अपडेट मिलेगा और आपको समझ में आ जाएगा मुझे क्या करना है। आ रही मेरी बात समझ में? मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।